हेलो बच्चों। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड विटामिन्स और हॉर्मोन्स के बारे में जानकारी करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इन पर कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नई वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स और हॉर्मोन्स के बारे में। देखिए बच्चों, विटामिन्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो अपने आप एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी में उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यही करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि विटामिन्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है। विटामिन्स ऐसे जैविक यौगिक हैं जो शरीर के समुचित विकास, उपापचय और स्वास्थ्य के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। इन विटामिन्स को जनरली हमें अपने फूड में लेना होता है। सभी विटामिन्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इन्हें हमें अपने फूड में लेना आवश्यक होता है। तो विटामिन्स के बारे में ध्यान रखिए कि विटामिन्स खुद एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर किस प्रकार करना है, इसको डिसाइड करने का काम विटामिन्स का ही होता है। देखिए, विटामिन्स को हम इनकी घुलनशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। कुछ विटामिन्स फैट्स में सोल्यूबल होती हैं, कुछ विटामिन्स वाटर में सोल्यूबल होती हैं, और एक ऐसा विटामिन भी है जो न तो वाटर सोल्यूबल है और न ही फैट सोल्यूबल है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी समूह और विटामिन सी। देखिए, विटामिन जल में घुलनशील हो सकते हैं, जैसे विटामिन बी समूह के विटामिन हैं और विटामिन सी। विटामिन वसा में घुलनशील हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनके अलावा एक विटामिन है विटामिन एच, जो ना तो वसा में घुलनशील होता है और ना ही जल में घुलनशील होता है। तो देखिए बच्चों, आपको विटामिन का वर्गीकरण अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जल में विटामिन कौन से घुलनशील होंगे? बी और सी। देखिए, क्योंकि ये विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो ये रेगुलरली हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। विटामिन बी ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। विटामिन सी ये भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। तो ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है, इनको हमें रेगुलरली अपने फूड में लेना होगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं रुकते। तो विटामिन की परिभाषा आपने समझी, विटामिन का वर्गीकरण आपने समझा। चलिए हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग क्या है। देखिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह के आएंगे, या तो विटामिन के वर्गीकरण के ऊपर आधारित कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, या फिर आपसे उन विटामिन के नाम, उनके सोर्सेज और उनकी कमी से होने वाले रोग। देखिए बच्चों, यदि आप विटामिन सी को छोड़ दें तो बाकी जो विटामिन हैं उन सबके सोर्सेज हरी सब्जियां हैं, दूध है, मांस और मछली है। तो यदि आपके पास किसी विटामिन के सोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें हरी सब्जियां, दूध और मांस और मछलियां ये तो दे ही सकते हैं, विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, तो इसका सोर्स थोड़ा सा अलग है।
तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। रेटिनोल, तो रेटिनोल किसका नाम है? विटामिन ए का। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसके सोर्सेज हैं, जैसे गाजर है, पालक है, दूध है, अंडा है। विटामिन ए की कमी से होने वाली इंपॉर्टेंट बीमारी का नाम है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में क्या होता है बच्चों कि रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है। पेशेंट को दिन में तो दिखाई देता है, नॉर्मली दिखाई देता है, लेकिन सूरज के ढलने के बाद जब अंधेरा होता है तो उसको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होगी? विटामिन ए। तो इसलिए हमें गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, इसका सेवन खूब करना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा भी खा सकते हैं। चलिए, दूसरी बीमारी है दूसरी विटामिन है विटामिन बी 1, जिसका नाम है थायमिन। देखिए, विटामिन बी 1 का नाम है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरी बेरी। बच्चों, आप विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां, इन पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन बी 2, और इसकी कमी से जीभ और हमारी जो स्किन है इसके अंदर सूजन आने लगती है। विटामिन बी 3, जिसको नाइसिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होगा कि जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन फटने लगती है और हमारा जो माइंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। विटामिन बी 6 यानी पायरिडॉक्सिन। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि विटामिन के नाम और इसकी कमी से होने वाली बीमारी ये आपको याद रखनी है। ये केला, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, मछली, इससे प्राप्त होती है। इसकी कमी से हमारी स्किन पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है। अब बारी आती है विटामिन बी 12 की। ध्यान रखना, विटामिन बी 12 इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। इसका वैज्ञानिक नाम है साइनाकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन इसका नाम है, और इसकी कमी से हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारे अंदर खून की कमी होने लगती है। महिलाओं में ये अक्सर पाई जाने वाली बीमारी है। तो महिलाओं को विटामिन बी 12 की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मांस और अंडा आदि का प्रयोग करके इस विटामिन की कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए बच्चों, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरा है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होंगे जैसे सिट्रस फ्रूट्स, वो सब इसके सोर्स हैं। और इसकी कमी से स्कर्वी नाम की एक बीमारी होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि विटामिन सी की अपनी एक हिस्ट्री है, जो हमारे देश भारत की खोज से जुड़ी हुई है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कोलंबस भारत की खोज करने के लिए स्पेन से निकला था, लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर पाया। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, इतिहासकार अपने इसके लिए अलग अलग कारण बताएंगे, लेकिन केमिस्ट होने के नाते हम लोग इसका जिम्मेवार विटामिन सी को मानते हैं। अब आप कहेंगे कि विटामिन सी इसके लिए कैसे जिम्मेवार है? देखिए बच्चों, हुआ ऐसा था कि जब कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, तो उसने अपने जहाज़ों के अंदर खाने के लिए प्रचुर मात्रा में जो सामग्री है उसको भर लिया, ताकि उसको रास्ते में खाने की कोई भी कमी ना हो, क्योंकि रास्ता अनजान था, उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने अपने खाने में जो मैक्सिमम अमाउंट यूज की थी वो गोभी की थी। तो उसके जो नाविक थे वो अपने प्राइमरी फूड के लिए गोभी के ऊपर निर्भर थे। उसके जहाज में कोई भी सिट्रस फूड नहीं लिया गया। तो क्या हुआ कि जब कोलंबस अपनी यात्रा पर निकल गया तो उसके ज्यादातर नाविकों को
स्कर्वी नाम की बीमारी हो गई। अब ये क्यों हो गई? क्योंकि बहुत लंबा सफर था और उनके अंदर धीरे धीरे विटामिन सी की कमी होने लगी। विटामिन सी को पाने का कोई सोर्स उनके पास नहीं था, तो इसकी वजह से कोलंबस का जो अभियान था वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। और आप माने या ना माने, लेकिन विटामिन सी की वजह से कोलंबस भारत की खोज करता करता रह गए। ध्यान रखना, विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए आपको सिट्रस फूड खाने जरूरी है। नींबू, संतरा, आंवला या और भी जो खट्टे फल हैं वो आपको खाने जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। देखो बच्चों, विटामिन डी भी एक बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलती है, मछली का तेल इससे भी मिलती है। देखिए जो विटामिन डी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फैट सोल्यूबल है, तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के प्रो कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। तो अगर हम धूप में अपना समय ज्यादा व्यतीत करेंगे तो वो प्रो कंपाउंड्स धीरे धीरे विटामिन डी में बदलने लगते हैं। तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि बच्चों को धूप में खेलना जरूरी है, ताकि जो विटामिन डी की कमी है वो उनसे पूरी हो जाए। अब बात आती है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो बच्चों, विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। तो विटामिन डी की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की, जिसका नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो विटामिन डी, ई और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे के, और इसके अलावा सी और ए, वैसे तो कुल मिलाकर के जो सारे विटामिन हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। अगर विटामिन नहीं होगी तो हमारी बॉडी का ग्रॉस डेवलपमेंट नहीं हो। विटामिन के, विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से रक्त में थक्का ना बनने की बीमारी हो जाती है बच्चों। देखो आप जानते हैं कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है और वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स के बाद, वहां अपने आप एक थक्का जम जाता है जो ब्लड के लॉस को रोकने लगता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो यदि हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो रक्त का थक्का बनने में दिक्कत आने लगेगी। देखिए बच्चों, ये कुछ विटामिन थे, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार उनके वैज्ञानिक नाम ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और उनसे होने वाली बीमारियां तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन विटामिन के नाम को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी करते हैं। जैसे विटामिन सी गर्मी में नष्ट हो जाता है। अब देखिए ये क्या प्रॉब्लम है। विटामिन डी सूरज की रोशनी में बनता है और विटामिन सी सूरज की रोशनी में समाप्त हो जाता है। तो अगर आप धूप में ज्यादा रहेंगे तो एक विटामिन तो बनेगा और दूसरा विटामिन खत्म होने लगेगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज प्यारे बच्चों ये है कि आप धूप में खूब खेलिए, लेकिन साथ ही साथ जो खट्टे फल होते हैं आप उनको भी कंज्यूम कीजिए। ठीक है ना? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी समूह। तो बच्चों ये कोई एक सिंगल विटामिन नहीं है, बल्कि बहुत सारे विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि विटामिन ए की कमी ना हो, तो जैसे ही सर्दियां आएंगी तो खूब गाजर खाना, खूब पालक की सब्जी खाना, क्योंकि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, ये विटामिन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होने पर रक्त का थक्का बनने में दिक्कत होती है? तो वो विटामिन के है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हॉर्मोन्स के बाद। हॉर्मोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
अलग अलग एज में अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और इन हॉर्मोन्स की वजह से अलग अलग एक्टिविटीज में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। मैं आपको बच्चों बताऊंगा कि हॉर्मोन्स किस तरह से हमारी बॉडी और हमारे लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करते हैं। लेकिन चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इनकी परिभाषा की। देखिए, हॉर्मोन्स जैविक रसायन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतः स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। आप में से जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे वो एकदम से समझ गए होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों ब्रेन से लेकर के नीचे तक जो हिस्सा है उसमें अलग अलग ग्लैंड्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल्स हमारे शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इन्हीं को हॉर्मोन्स कहा जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले केमिकल्स को आप क्या कहेंगे? हॉर्मोन्स। ठीक है ना। अब ये हॉर्मोन्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, इन हॉर्मोन्स के बिना हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो सकता, हमारी बॉडी विकसित भी नहीं होगी, हमारी बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन भी नहीं होगा, प्रजनन की क्षमता भी प्रभावित हो जाएगी, हमारे माइंड की जो स्टेट है, मनोदशा, वो भी प्रभावित होती है, और हमारी जो बॉडी का उपापचय है यानी मेटाबॉलिज्म वो भी प्रभावित होता है। देखो बच्चों, विटामिन और हॉर्मोन्स ये ना तो हमारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ना ही हमारी बॉडी को डेवलप करने में सीधा कोई पार्ट लेते हैं, लेकिन इनके बिना ना तो हमें एनर्जी मिलेगी और ना ही हमारी बॉडी सही तरह से ग्रोथ कर सकेगी। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका कोई मतलब नहीं हुआ, जो प्रोटीन्स हैं उनका कोई मतलब नहीं हुआ, जो फैट्स हैं उनका कोई मतलब नहीं हुआ। यानी जो सारा काम करने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको पीछे रख दिया गया और विटामिन और हॉर्मोन्स को आगे ले आए कि भाई कार्बोहाइड्रेट का काम था एनर्जी को प्रोड्यूस करना, उसने कर दी, लेकिन अब किसको कहां कितनी एनर्जी देनी है ये हम डिसाइड करें। है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी मसल्स को बिल्ड करेंगे, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, लेकिन कहां कौन सा प्रोटीन, कितना प्रोटीन लगना है उसको कौन तय करेंगे? विटामिन और हॉर्मोन्स। तो देखिए, विटामिन और हॉर्मोन्स बाकी के बायोमोलिक्यूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ हॉर्मोन्स की जो कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में। देखिए बच्चों, हॉर्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और बहुत थोड़ी सी अमाउंट ही बहुत सारा काम कर सकती है। दूसरी बात, जो हमारा ब्लड है वो इन हॉर्मोन्स के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्होंने हार्मोन्स बना तो दिए, लेकिन वो हार्मोन्स जहां उनकी जरूरत है वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसका साधन है ब्लड। हमारा ब्लड उन हॉर्मोन्स को उन टिश्यूज या ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा जहां उन्हें अपना काम करना है। तीसरी बात, हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, एक विशिष्ट काम होता है, वो उसी को करेगा, बाकी से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मेरा फिजिक्स और मैथ्स या बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। जो फिजिक्स वाले सर हैं वो फिजिक्स पढ़ाएंगे, उनका मैथ्स या केमिस्ट्री या बायो से कोई संबंध नहीं है, हिंदी से कोई संबंध नहीं है, इंग्लिश से कोई संबंध नहीं है। तो इसी तरह हॉर्मोन्स का भी अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, साथ ही उसका एक स्पेसिफिक लक्ष्य भी होता है कि कौन से टिश्यूज तक, कौन से ऊतक तक जाकर उसे अपना काम करना है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कब हमें भूख लगेगी, कब हमें प्यास लगेगी, कब हमें झगड़ा करके भाग जाना है, कब हमें झगड़ा करके वहीं डटे रहना है, ये सब चीजें भी हॉर्मोन तय करते हैं। आपको इसमें थोड़ा अचरज हो रहा होगा, लेकिन आपकी जो लड़ने की प्रवृत्ति है वो भी हार्मोन तय करता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे हार्मोन्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जिनमें सबसे पहले नाम आता है इंसुलिन का। ये जो इंसुलिन हार्मोन है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या बना हुआ है।
ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंदर जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती हैं उनके अंदर बनता है। और ये काम क्या करता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। पूरे विश्व में इस हार्मोन की वजह से बड़ी बड़ी समस्याएं होने जा रही हैं, और उस समस्या का नाम है डायबिटीज या फिर मधुमेह। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन में पैर पसार रही है। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन इंसुलिन है, या तो ये बनता ही नहीं है, या अगर ये बनता भी है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, और अगर ये पर्याप्त मात्रा में बन भी रहा है तो रेजिस्ट हो जाता है। यानी इसका जो काम है कि ये हमारी ब्लड के अंदर पाए जाने वाले एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में डिपॉजिट कर देगा, वो काम नहीं हो पाता। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट बढ़ने लगती है और हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो देखिए, ये एक छोटा सा हार्मोन है इंसुलिन, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा हार्मोन है एड्रीनालिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हार्मोन है, खास तौर से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये जिस ग्लैंड से रिलीज होता है उसको कहते हैं अधिवृक्क। अब आप कहेंगे कि ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन को साहस का हार्मोन कहा जाता है। साहस का हार्मोन, समझे। अब जो तुम्हारी उम्र है, ये 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 की जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में ये हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। और यही वजह है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लड़ने की प्रवृत्ति है, विरोध करने की प्रवृत्ति है। वो किसकी वजह से होती है? इस हार्मोन की वजह से, समझे। हमारे जैसे जो टीचर हैं जो 50 की एज में चले गए हैं, उनके अंदर ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर्स हैं वो शांत हैं, वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करते, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला काम भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन आपकी तुलना में बहुत कम है, समझे। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए, थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से निकलता है और शरीर की वृद्धि और रेगुलर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन, इसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। ये मेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर बनता है और इसी की वजह से लड़कों में आदमियों जैसे लक्षण आने लगते हैं। यानी जो छोटे बच्चे हैं, जब वो अपनी सेकेंडरी ग्रोथ पर आते हैं तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है और उनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, उनका शरीर मजबूत होने लगता है, उनकी मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगला हार्मोन है एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल हार्मोन होता है जो अंडाशय या ओवरी से निकलता है। ये महिलाओं में प्रजनन चक्र का नियंत्रित करने वाला हार्मोन। देखिए, मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस करने वाला हार्मोन एक तो है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजेन। तो अगर टेस्टोस्टेरोन हाई अमाउंट में है तो हम मेल्स की तरफ डेवलप होंगे, और अगर एस्ट्रोजेन हाई अमाउंट में है तो फीमेल की तरफ डेवलपमेंट हो। ऑक्सीटोसिन अगला हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। आप इस हार्मोन को नॉर्मली ऐसे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इस तरह से जरूर जानते होंगे कि जब भैंस और गायें किसी वजह से दूध देने में दिक्कत करती है तो जो उनका पालक है दूध निकालने के लिए वो इसी हार्मोन का इंजेक्शन उन्हें देता है, ऑक्सीटोसिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है
और प्रसव और दूध स्राव में सहायक है। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ये हार्मोन मेल्स के लिए स्पेशली हार्मफुल है। तो आपको ऐसे किसी भैंस या गाय का दूध पीने से बचना चाहिए जिसका दूध निकालने के लिए इस हार्मोन का इंजेक्शन दिया गया। वैसे हमारी सरकार ने इस इंजेक्शन को बैन किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडीएच हार्मोन यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारी बॉडी के अंदर जल का संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है। तो चलिए हम हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि विकास और वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। रक्त में ग्लूकोज का स्तर संतुलन करने में दो हार्मोन अपना काम करते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागोन। तनाव या आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया देने के लिए कौन सा हार्मोन है? एड्रेनालिन। प्रजनन क्रियाओं में जो मेन पार्ट निभाते हैं वो है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। हमारी इमोशंस को, हमारी भूख को, हमारी नींद को कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं? सीरोटोनिन और मेलाटोनिन। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, आपने आज इस टॉपिक को पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में विटामिन की परिभाषा, हार्मोन की परिभाषा, विटामिन का वर्गीकरण, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से विटामिन को हमें रेगुलरली अपने फूड में लेने की जरूरत होती है और क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन धूप में बैठने से हमें मिलता है, और जो मेन हार्मोन्स हैं खासतौर से इंसुलिन, इसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझिए। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा जिनमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। गुड नाइट सब।